क्लासेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि भारत में राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारण थे और भारत में राष्ट्रवाद क्या था। आज उन्हीं कारणों को हम लोग डिटेल से सीखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रवाद में राजनैतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, भौगोलिक कारण में परिवर्तन से राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण तथा भौगोलिक कारण में जो ब्रिटिश सरकार परिवर्तन की, उसी परिवर्तन के चलते राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की विवेचना हम लोग कर रहे थे। तो आप लोगों को बताया था कि दो भागों में बांटकर हम लोग राष्ट्रवाद के कारणों को सीखते हैं। पहला कारण परिवर्तन बताया था और इस परिवर्तन में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और भौगोलिक कारणों की चर्चा किया था। दूसरा है कि विकास, अंग्रेजों के द्वारा जो भी विकासात्मक कार्य किए गए, तो वे अंग्रेज तो अपने लाभ के लिए विकास करते चले गए, लेकिन उसका उपयोग करके भारतीयों ने राष्ट्रवाद में इस विकास के माध्यम से राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। आइए अब इनमें से हम लोग एक एक कारणों के बारे में जानते हैं कि राजनीतिक कारण में किस तरह से परिवर्तन अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया, जो राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाया। तो राजनीतिक कारणों की हम लोग चर्चा करते हैं। राजनीतिक कारण में राजनैतिक परिवर्तन में या कारक में कुछ सन को हम लोगों को याद कर लेना होगा। ये जो सन है ये काफी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन सनों में कोई न कोई अधिवेशन जुड़ा हुआ है या अधिनियम जुड़ा हुआ है। ये अधिनियम हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या जो सन दिए रहते हैं वो सभी सन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग सनों को याद रखने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो मैट्रिक के सिलेबस में दिया हुआ है उसमें से 5 सन 1850 के बाद है और 4 सन 1900 से है। तो इस विभाजन करके इस तरह से सनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 1858 को याद रखने के लिए सिपाही विद्रोह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो एक वर्ष बाद 1858 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विक्टोरिया जो महारानी थी ब्रिटिश की, तो रानी विक्टोरिया के द्वारा उद्घोषणा किया गया। तो इस सन को 1858 को सिपाही विद्रोह से एक वर्ष बाद याद रख सकते हैं। इसमें क्या किया गया? विक्टोरिया की उद्घोषणा। विक्टोरिया, ये महारानी है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा से संबंधित है। दूसरा
इस 1858 में आप 20 वर्ष जोड़ेंगे। 20 वर्ष बाद तो ब से आप देखेंगे, ब से 20 वर्ष बनता है और ब से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1858 में 20 जोड़कर। तो जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो 58 10 68 और 10 78, यानी 1878। 1878 20 वर्ष बाद है, इसीलिए इस सब से आप याद रख सकते हैं 20 वर्ष से वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा कब हुई, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया। अब इसमें एक सन और आगे बढ़ते हैं, 1879। इसमें आर्म्स एक्ट आया था। 1879 में आर्म्स एक्ट अधिनियम जो है वो लाया गया था। और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल आया था, जिसका नाम इल्बर्ट बिल था, वो 1883 में। ये थोड़ा ई जैसा बन रहा है, इसलिए इसको याद रखेंगे, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कब लाया गया था? 1883 में। अब एक जो सन बच गया वो है 1899। दोनों ये सेम है, 9 और 9, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। दोनों क से है, यानी कलकत्ता कारपोरेशन। कलकत्ता कारपोरेशन। ये जो है, ये पांचों के पांच 1850 के बाद है। 1858, 1878 20 वर्ष बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1879 आर्म्स एक्ट, 1883 इल्बर्ट बिल, 1899 9 है, तो ये क है, यानी कलकत्ता कारपोरेशन। अब 1900 पे चलते हैं। तो 1900 से संबंधित 4 है, तो टोटल 5 हो गए 1800 से संबंधित 1850 के बाद, और 4 जो हो गए वो हो गए 1900 से संबंधित। तो ये है 4 है, तो 1904, 1905 बंगाल विभाजन, 1907 और 1910। ये चारों को याद रखना होगा। ये 4 जो है ये संबंधित है 1900 से। 1904, 1905, 1907 और 1910। आइए अब देखते हैं कि इसमें से कौन से प्रमुख घटना हुई थी। तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। 1905 में बंगाल विभाजन आया था। बंगाल विभाजन 1907 में से आप याद रखेंगे सभा अधिनियम था। ये देशद्रोही सभा अधिनियम था। क्या था? देशद्रोही सभा अधिनियम। और 1910 में आई जैसा बन रहा है इंडियन प्रेस एक्ट था। तो 10 में याद रखेंगे इंडियन प्रेस एक्ट या अधिनियम। अब याद करते हैं, ये 9 जो सन आप पढ़े, इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि विक्टोरिया की उद्घोषणा कब किया गया, तो 1858 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, तो 20 वर्ष बाद, यानी 1858 में 20, 1878। और साल भर बाद 1879 में आर्म्स एक्ट, 1883 में इल्बर्ट बिल, 1889 में कलकत्ता कारपोरेशन। और इधर आते हैं फिर 1900 में। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 में
बंगाल विभाजन। 1907 में, 7 से याद रखेंगे, सभा अधिनियम, और ये देशद्रोही सभा अधिनियम था। और 1910 में आई है तो इंडियन प्रेस एक्ट लागू हुआ था। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको पूछे जाते हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सन याद हो जाए। 1858 में विक्टोरिया की उद्घोषणा, 20 वर्ष बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878 में, 1879 में आर्म्स एक्ट, 1899 में कलकत्ता अधिवेशन। दिख रहा है ना, दोनों में 9 एक जैसा है, तो कलकत्ता कारपोरेशन। और इधर आते हैं 1900 में, तो 1905 तो आप लोगों को याद ही होगा, बंगाल विभाजन। 4 में याद रखेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम, और 7 में 7 है तो 100 से याद रखेंगे सभा अधिनियम है, पूरा है देशद्रोही सभा अधिनियम। और 1910 में ये आई जैसा बन रहा है तो इंडियन प्रेस एक्ट है। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। पूछा जाता है कि विक्टोरिया की उद्घोषणा क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, आर्म्स एक्ट क्या था, इल्बर्ट बिल क्या था, कलकत्ता कारपोरेशन क्या था, या विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था, बंगाल विभाजन क्या था, देशद्रोही सभा अधिनियम क्या था, या इंडियन प्रेस एक्ट क्या था। आइए दोस्तों एक एक करके हम लोग इस कारण को समझते हैं। ये जो राजनीतिक परिवर्तन किए गए थे, इन्हीं परिवर्तन के चलते राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब समझते हैं कि रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में क्या हुआ। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उससे ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि हम लोगों का शासन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये काफी पहली बार प्रबल आंदोलन था। इसीलिए इस तरह से भविष्य में कोई आंदोलन नहीं हो, उसको दबाने के लिए रानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा की। वो क्या था उद्घोषणा, समझते हैं। इसमें क्या किया गया, याद रखेंगे इसमें कि जो रानी विक्टोरिया, इसमें क्या किया गया कि जो क्राउन और कंपनी, 2 शब्द यहाँ ध्यान देंगे, क्राउन और कंपनी। कंपनी का मतलब है ब्रिटिश कंपनी, जो व्यापार करने के लिए भारत में आई थी, और क्राउन कहते हैं ताज को, यानी रानी विक्टोरिया। यहाँ पर क्राउन का मतलब क्या है, विक्टोरिया। और ये क्या की विक्टोरिया की सत्ता का परिवर्तन की, मतलब सत्ता जो था पहले कंपनी के पास था, और वही सत्ता ये क्राउन में आ गया, यानी रानी विक्टोरिया ने उस सत्ता को अपने पास ले लिया। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी से लोग नाराज थे, और विक्टोरिया ने उद्घोषणा की कि जो सत्ता कंपनी के पास है उस सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उस सत्ता को हम अपने पास ले रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कंपनी ये ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, कंपनी डी है, और इसका शासन कोई व्यक्ति ये कर रहा है, इसका शासन ये व्यक्ति कर रहा है, इसका ये कंपनी कर रही है, इसका ये कंपनी कर रही है, और सबके ऊपर महारानी विक्टोरिया है। तो ये महारानी विक्टोरिया इससे सत्ता अपने पास ले ली, इससे सत्ता अपने पास ले ली, इससे सत्ता अपने पास ले ली, इससे सत्ता अपने पास ले ली। अब क्या हुआ देखिए, ये पूरा क्षेत्र अब महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत आ गया। अब इससे क्या हुआ कि भारतीयों में जो असंतोष थे, रोष थे, वो तो कम हुए ही विक्टोरिया के द्वारा, लेकिन कहीं न कहीं ये राष्ट्रवाद के उदय में मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पहले क्षेत्र अलग अलग कंपनी के अधीन हुआ करते थे, अब सत्ता कंपनी से क्राउन के पास, विक्टोरिया के पास चले जाने से ये जो देशी राज्य थे, कह सकते हैं इसको देशी राज्य, ये जो देशी राज्य थे अब ये क्या हो गए, एकीकृत हो गए, यानी एक ही शासन व्यवस्था के अधीन आ गए।
तब तो ये एकीकरण हुआ, इसमें एकता स्थापित होगी, तो वहीं तो एकता स्थापित होने की भावना जो होगी वहीं तो राष्ट्रवाद होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा है। यानी इसमें क्या हुआ कि कंपनी से सत्ता क्राउन विक्टोरिया के पास चला गया, जिससे जितने देशी राज्य थे वे सभी एकीकृत होने लगे और इस तरह से एकीकरण की भावना जगी, जो राष्ट्रवाद का उदय का एक कारण बना। दूसरा समझते हैं 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या होता था कि प्रेस के माध्यम से लोग अपनी बातों को रख रहे थे, लेखों के माध्यम से, और ये लेखों के माध्यम से जन जागरूकता फैल रही थी। तो इस जन जागरूकता को रोकने के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जा रही थी, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको रोकने के लिए सभी प्रेसों को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसमें क्या किया गया कि प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रेस को क्या किया गया, इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद आर्म्स एक्ट में आते हैं। तो आर्म्स एक्ट में ऐसा कर दिया गया कि ये तो भारतीयों के लिए लागू किया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति आर्म्स को लेकर अपने साथ नहीं घूम सकते हैं। आर्म्स का मतलब अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र। इसमें ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि आर्म्स एक्ट में कोई भी भारतीय व्यक्ति अस्त्र शस्त्र को लेकर नहीं घूम सकता है। मतलब अस्त्र शस्त्र को प्रतिबंधित कर दिया गया केवल भारतीयों के लिए। तो भारतीयों में रोष उत्पन्न हुआ, असंतोष की भावना जगी, इनको लगने लगा कि इनका अधिकार जो है वो कम हो रहा है, इसीलिए ये भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। ये समझते हैं इल्बर्ट बिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। इल्बर्ट बिल का पास होना भारतीयों के लिए काफी हर्ष का बात था। नहीं, ये बिल बहुत अच्छा बिल था भारतीयों के लिए। कैसा समझते हैं? इल्बर्ट बिल ये था कि पहले जो थे, मान लेते हैं कि ये यूरोपीय है, ब्रिटिश क्या थे, यूरोपीय थे, और हम लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो कोई भी विवाद यदि किसी क्षेत्र में, मान लेते हैं ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में ब्रिटिश भी रह रहे हैं और ब्रिटिश के अलावा अन्य देशों के लोग जो यूरोप महादेश में आते हैं वे भी रह रहे हैं भारत में। तो जो भी यूरोप वासी रह रहे थे भारत में और इंडियन रह रहे थे, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता था कि इंडियन और इंडियन के बीच कोई विवाद हो, या यूरोपीय और यूरोपीय के बीच कोई विवाद हो, या यूरोपीय और इंडियन के बीच, भारतीयों के बीच कोई विवाद हो। इसमें क्या किया गया, पहले ये था कि इंडियन और यूरोपीय के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है। देखिए, तो इसमें यूरोपियन आ गए, या यूरोपियन के बीच कोई विवाद होता है। मतलब किसी भी विवाद में यदि यूरोपियन व्यक्ति हो तो उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय जज ही दे सकते हैं। ये ऐसा पहले था, क्योंकि अंग्रेजों का इसमें विशेष अधिकार है। इसका मतलब था, इनडायरेक्टली कहें तो ये मतलब होता है कि किसी भी यूरोपियों को भारतीय जज दंडित नहीं कर सकते हैं। तो ये तो काफी खराब नियम था। तो इस नियम को इल्बर्ट साहब के द्वारा पास कर लिया गया कि नहीं, कोई भी विवाद हो, चाहे इंडियन के बीच हो, भारतीयों के बीच हो, यूरोपियों के बीच हो, यूरोपीय और इंडियन के बीच हो, कोई भी जज इसका निर्णय दे सकता था। ये इल्बर्ट बिल था। लेकिन ऐसा होने से पूरे यूरोप में द्वेष, रोष, असंतोष उत्पन्न हुआ। भारतीयों के लिए तो ये हक का था, लेकिन यूरोप वालों को लगने लगा कि उनके विशेष अधिकार कम हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने यूरोप में इतने बड़े आंदोलन किए कि भारत में पास हुआ इल्बर्ट बिल ब्रिटिश सरकार वापस ले ली। इसका मतलब था कि कोई भी जज
ब्रिटिश वासियों को दंडित नहीं कर सकती है, चाहे दोष यूरोप वासियों में क्यों नहीं हो, इसका निर्णय भारतीय जज नहीं दे सकते हैं। मतलब जज चाहे भारतीय हो चाहे ब्रिटिश के हो, उनका तो काम है न्याय दिलाना। उनका क्या काम है? न्याय दिलाना। लेकिन यहाँ पर इंडियन की बात नहीं हो रही है, केवल यूरोप वासी और इंडियन के बीच कोई विवाद आ रहा है तो उसका निर्णय भारतीय जज नहीं देंगे। ऐसा इल्बर्ट बिल में नहीं था, इसलिए इस बिल में था कि कोई भी निर्णय किसी भी व्यक्ति के विवाद में हो रहा है तो कोई भी जज दे दे। ये था इल्बर्ट बिल, अच्छा बिल था, लेकिन इसको वापस ले लिया गया। पहले क्या बिल था कि केवल यूरोपीय और भारतीयों के बीच जो विवाद होगा तो उसका निर्णय केवल यूरोप के जज ही देंगे, भारतीय जज नहीं देंगे। तो ये भारतीयों को लगने लगा कि इनके हक में ये नीति परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए भारतीयों में रोष था और ये लोग आंदोलन किए और राष्ट्रवाद की ओर बढ़े। इल्बर्ट भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 89 में कलकत्ता कारपोरेशन। कलकत्ता कारपोरेशन जो था ये अधिनियम जो है, कलकत्ता कारपोरेशन जो अधिनियम है, ये निर्वाचित सदस्यों को लेकर था, यानी नगर पालिका से संबंधित था। नगर पालिका से क्या संबंधित था कि इसमें जो सदस्य होते थे, इसको समझते हैं। नगर पालिका में जो सदस्य होते थे वो दो तरह के सदस्य होते थे। एक सदस्य होते थे वो निर्वाचित होते थे, मतलब लोग चुनकर भेजते थे, उनका चुनाव होता था। और एक सदस्य होते थे जो गैर निर्वाचित होते थे। गैर निर्वाचित मतलब मनोनीत होते थे, किसी खास व्यक्ति द्वारा चुन लिए जाते थे। तो इससे कलकत्ता नगर पालिका में जो सदस्य थे उसमें निर्वाचित सदस्य भी हुआ करते थे और गैर निर्वाचित सदस्य भी हुआ करते थे। निर्वाचित सदस्य लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुनकर जाते थे और गैर निर्वाचित सदस्य किसी व्यक्ति द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसमें क्या किया गया, कलकत्ता कारपोरेशन में निर्वाचित जो सदस्य होते थे उनकी संख्या घटा दी गई। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा देने का मतलब क्या हुआ कि भारतीयों के द्वारा कम सदस्य चुनकर जाएंगे और जो गैर निर्वाचित सदस्य हैं इनकी संख्या इंक्रीज कर दी गई, बढ़ा दी गई। अब क्या होगा कि नगर पालिका में जो सदस्य आएंगे वो जनता से, भारतीय लोगों से कम चुनकर आएंगे और अंग्रेज अपने लोगों को ज्यादा मनोनीत करेंगे तो उनका बहुमत ज्यादा होगा। तो ये भी अधिनियम कलकत्ता कारपोरेशन भारतीयों के हक में नहीं था। तो ये जो परिवर्तन किया गया कलकत्ता अधिवेशन से, नगर पालिका में कि सदस्यों की निर्वाचित जो संख्या थी वो घटा दी गई, गैर निर्वाचित संख्या थी बढ़ा दी गई, इससे रोष उत्पन्न हुआ। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं कि कलकत्ता अधिवेशन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटा दी गई कि बढ़ा दी गई? इसमें घटा दी गई और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। उसके आगे समझते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था कि भारत में जो भी विश्वविद्यालय बन रहे थे तो जितने भी विश्वविद्यालय बन रहे थे सरकार चाहती थी कि सब पर उनका नियंत्रण हो, यानी सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण का मतलब यहाँ ब्रिटिश का नियंत्रण। तो विश्वविद्यालय अधिनियम जो 1904 में लाया, क्या किया गया कि सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। बंगाल विभाजन आप लोग जानते ही हैं, कर्जन के समय में आया था। विश्वविद्यालय भी कर्जन के समय में आया था, कलकत्ता कारपोरेशन भी कर्जन के समय में आया था। ये बंगाल विभाजन में क्या किया गया था कि कर्जन के द्वारा पूरे बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग इधर एक भाग इधर, पूर्वी पश्चिमी। और बांटने के पीछे कारण ये था कि हिंदू और मुस्लिम मतलब सांप्रदायिकता, ताकि ये ताकतें कमजोर हो जाए। सांप्रदायिक
सांप्रदायिकता। ये जो विभाजन था बंगाल का, ये सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया अंग्रेजों के द्वारा। मतलब इधर मुस्लिम रहेंगे, इधर हिंदू रहेंगे, इधर हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, इस तरह से। तो ये सांप्रदायिकता हो गई, धर्म के आधार पर बांटना। तो ये सांप्रदायिकता के आधार पर अंग्रेज बांटकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना चाहते थे। लेकिन ये बात भारतीयों को समझ में आ गई। लेकिन कर्जन ने इसका कारण प्रशासनिक बताया कि हमको बड़ा क्षेत्र होने के चलते प्रशासन में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हम इसको बांट रहे हैं। लेकिन ये प्रशासनिक जो था बंटवारा नहीं था, ये सांप्रदायिकता बंटवारा था। हालांकि इसमें इतने बड़े आंदोलन हुए कि बाद में हार्डिंग के समय में 1911 में ये बंगाल विभाजन 1911 में फिर वापस हो गए। आगे समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा। बंगाल विभाजन, देशद्रोही सभा अधिनियम। इसमें क्या था कि आप सभा नहीं कर सकते हैं। ये कब लाया गया था? 1907 में। उसके बाद है 1910 में आई से आप याद रखिएगा इंडियन प्रेस एक्ट। यहाँ भी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो इसमें प्रेस को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसमें इंडियन प्रेस एक्ट में उत्तेजित लेख आप नहीं लिख सकते हैं। उत्तेजित लेख, इस पे मनाही थी अंग्रेजों के द्वारा। मतलब आप उस तरह से कोई लेख नहीं लिख सकते हैं जो लोगों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न करे। तो ये भी भारतीयों के हक में नहीं था। तो ये जो भी हम लोग राष्ट्रवाद का कारण पढ़े, राजनीतिक कारण में कि 1858, 1878, 1879, 1883, 1899, 1904, 1905, 1907, 1910, ये 18 विक्टोरिया उद्घोषणा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, इल्बर्ट बिल, कलकत्ता कारपोरेशन, और 4 में विश्वविद्यालय अधिनियम, बंगाल विभाजन 5 में, 7 में देशद्रोही सभा अधिनियम, और 10 में इंडियन प्रेस एक्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये राजनीतिक कारण समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग जो ये आर्थिक कारण बच रहे हैं, सामाजिक कारण बच रहे हैं, सांस्कृतिक कारण बच रहे हैं, भौगोलिक कारण बच रहे हैं, इन कारणों को एक साथ व्याख्या करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो जिन स्टूडेंट दोस्तों ने नहीं देखा होगा तो उसको सब्सक्राइब में नीचे लिंक दे दिया गया है, उनसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसको कमेंट शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।